वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ लोगों के मसाइल आप अभी प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पहले भी इससे वैसे मसाइल ही डिस्कस हो रहे थे। वी होप कि वो हमारा बड़ा अच्छा सेगमेंट गया। इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, क्योंकि कॉल्स इतनी ज़्यादा आ रही थी। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक में भी अगर हम कॉल्स लेना शुरू करें तो बेतहाशा कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग साल हर साल, बल्कि कितने ही साल गुजर जाते हैं, जो आपके लैंड से रिलेटेड केसेस हैं वो हल नहीं होते। बट अब हल की तरफ बड़ा इकदाम उठाया गया है। 90 दिन में ज़मीन का जो आपका मसला है वो हल हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से केसेस फॉल करते हैं? कुछ होते हैं जी लड़ाई झगड़े वाले केसेस, कुछ होते हैं कब्जा माफिया वाले केसेस, कुछ होते हैं कि आपके अपने बहन भाई जो हैं वो हिस्सेदार बने होते हैं। 3-4 किस्म के केसेस इसमें फॉल कर रहे होते हैं। सो अगर आप लोग भी मुतासिरीन में शामिल हैं, आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, ओवरसीज़ के लिए बड़ा इशू होता है, तो उनको क्या करना है ओवरसीज़ के लिए, इसमें क्या तरीक़ेकार होगा? और वो लोग जो कि जायदाद के विरासती मसाइल होते हैं उस हवाले से भी डिस्कस कर लेंगे। और वो जो कि लोग कब्जा माफिया के सताए हैं, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कोई कानून ही नहीं, बस पैसे वाला जहाँ मर्जी कब्जा कर ले, गरीब बेचारा मारा जाता है जी। अच्छा जी, हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं अहमद शेर जट साहब, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा, 90 दिन में अब ये कहा जा रहा है कि हल हो जाएगा। सीएम साहिबा ने खास तौर पर इस पर खुसूसी, मैं तो कहूँगी करम नवाजी की है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, साल हर साल ले जाते थे ये केसेस। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पहले होता ये था कि अगर आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा है और आपने जाना है अदालत में, आपने जाकर बताना है कि जी मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा है, किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो इसको ख़त्म करवाएं, तो साल साल सिर्फ आपको ये प्रूव करने में लगते थे कि ये ज़मीन मेरी है। हो हमारे यहाँ यानी आप अपनी जायदाद लेके भी रुल जाते थे। एग्जैक्टली। पहले तो आप ये साबित करें, वो कहते हैं आपके अपना है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, रजिस्ट्री है, तमाम चीजें, तो फिर साल हर साल की। इसमें बहुत जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी है ना हमेशा, कि कुछ तो जब हमारा प्रोसेस कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता, अब रजिस्ट्रियाँ भी कहाँ होती हैं, रजिस्ट्रियाँ जो है वो हमारे उसी रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है जिस तरीके से वो काम करते हैं, किसी जगह पे वो आप पता कर लें जाके कि पटवारी जो है, हर जगह का पटवारी जो है वो अपनी मर्जी के साथ अपनी मर्जी के पैसे लेता है किसी की रजिस्ट्री को आगे प्रोसेस करवाने के लिए। सो वो सारा कुछ लोगों के छोटे छोटे इश्यूज थे। कई जो कब्जा माफिया है वो करता क्या था, वो रजिस्ट्री को भी इस तरीके से मैनिपुलेट करता था कि वो एक ही जगह को, एक ही किते को पता नहीं कितने लोगों के अंदर वो सेल करता था, कितनी रजिस्ट्रियाँ करता था, और लोगों के कितने इश्यूज हैं। आज जो बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज के मालिक हैं वो सारा यही, वो यहाँ से शुरू होने वाला सिलसिला है। अब वाकई इसकी जरूरत थी कि वो जो आम बंदा है जो साल साल नहीं लड़ सकता, मेरी प्रॉपर्टी करोड़ों की है, अरबों की है, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है 5-10 साल मैं लिटिगेशन में जाता हूँ, कोई मसला नहीं, लड़ेंगे। लेकिन जिस बंदे की प्रॉपर्टी ही बहुत थोड़ी है, जिस बंदे के पास वसाइल ही नहीं है, आप यकीन करें लोग ऐसे भी आते हैं, अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं कि यार आप अदालती खर्च अपना अफोर्ड कर लोगे, तो वो कहते हैं नहीं कर सकते हम अदालती खर्च भी। अदालती खर्च अफोर्ड करना, जब आपको 10 दफा एक ही मामले के लिए और एक ही चीज के लिए बार बार आना पड़ता है, और सुबह से शाम तक वो जो दिहाड़ीदार बंदा है जिस बेचारे का एक दिन के अंदर वो सारा रोजगार चलना है, वो तो खत्म हो जाता है। तो अहमद साहब, ये 90 दिन में फिर कैसे हल हो जाएंगे मसले? अब तरीकेकार ये देखें, होना कभी भी अदालतों से नहीं था। अच्छा, अब उन्होंने जो इसको फैसला किया है, जो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। लोग तो कहते हैं पता नहीं वकीलों का कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं है, लोगों का फायदा होना चाहिए। वकीलों का भी काम ये है कि लोगों का फायदा हो। अब तरीकेकार ये रखा है उन्होंने कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ले गए। अच्छा, देखें, इससे पहले भी आपने अगर कोई काम किसी एडमिनिस्ट्रेशन से करवाना है, सरकारी महकमे में आप जाके करवाते हैं ना, अगर अफसर बैठा है और उसके पास पावर है और उसको कहा भी गया और उसके ऊपर कोई ओवरसाइट भी है, वो काम आपका फौरन होता है। अब जो आपने पहली बात की, अगर अफसर बैठा है, अफसर का बैठा होना और फिर अफसर तक रसाई होना, यहाँ पे तो यही क्वेश्चन मार्क है। ये मैं इसको ना इसी डिस्कशन के अंदर अगले पॉइंट में लेके आऊंगा। वो जो हम चाहते हैं कि सीएम साहबा को हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उनकी तवज्जो भी दिलवाएंगे कि पहले भी कौन कौन सी कमेटीज पड़ी हैं हमारे इसी डीसी साहिबान, क्योंकि डीसी बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा नाम है। तो अच्छा, अब तरीकेकार उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि जी डीसी चूंकि वैसे भी पावर होता है, सारी उसके पास सारी चीजें उसी के पास होती हैं। जब से आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम से दोबारा डीसी में बहाल हुआ है, डीसी ही हर चीज को हेड करता है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रेवेन्यू हो, इवन आपकी लॉ एंड ऑर्डर को भी उसी के थ्रू ही ऑर्डर निकलना है, उसी ने एमपीओ में डालना है किसी को। अब उसको ये इख्तियार दिया है कि हम आपको एक कमेटी का सरबराह बनाते हैं, आपके साथ जिले की पुलिस का सबसे बड़ा अफसर डीपीओ लगाते हैं, आपके साथ सारे सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर लगाते हैं, आपके साथ हम एसीज लगाते हैं, आपके साथ कंसर्न रेवेन्यू स्टाफ लगाते हैं,
अब आप इस चीज का फैसला करें और 90 डेज में करें। साथ उन्होंने 90 डेज और भी दिए हैं कि अगर आप पहले 90 डेज में फैसला ना कर सकें तो अपने कमिश्नर से इजाजत लेके मजीद 90 डेज ले लें। फिर उन्होंने इसको मजीद प्रोटेक्ट किया है कि आपका जो फैसला होगा उस फैसले को भी हम आपके लिए एक ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। ठीक है। उस ट्रिब्यूनल के अंदर उसकी अपील आएगी, उसको चैलेंज किया जाएगा और वो ट्रिब्यूनल भी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। रिटायर्ड जजेस को उठाया जाएगा, कोई हाई कोर्ट का, कोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उनको लगा के उनके हवाले किया जाएगा। अब यहाँ तक बहुत अच्छा है और जो मेरी इतला है कि कुछ ज़िलों में काम शुरू हो गया। मैडम सीएम साहबा ने ये काम किया कि एक्ट अभी पास नहीं हुआ, उन्होंने इसको फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस के थ्रू ला के इम्प्लीमेंट करवा दिया है और एक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। मे बी इसके अंदर इस दौरान कुछ चेंजेस भी आए। ज़ाहिर है जब असेंबली के अंदर चीज़ जाती है, डिस्कशन होती है, वहाँ पे हमारे लेजिस्लेचर बैठे, वो कुछ अच्छा कोई उसके अंदर ब्रेन है तो वो उसके अंदर ऐड ऑन करेगा जी। अब उसके बाद तरीकेकार ये कि उनको दे दिया और रिपोर्टेडली कुछ जिलों ने काम भी शुरू कर दिया। गुजरांवाला की खबर देखी है कि 11 केसेस उन्होंने एक ही दिन में समाप्त किए हैं, शुरू हो गई है कमेटी। अब आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा काम है लेकिन इसके अंदर रुकावटें क्या क्या हो सकती हैं या कैसे ये काम मुतासर हो सकता है, वो बिल्कुल आपके वाली बात मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है क्योंकि इससे पहले भी डीसी एक कमेटी को सरबराही करता है, एक बोर्ड की सरबराही करता है, वो ड्रग के हवाले से होता है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, वहां पे भी वो सरबराही करता है। लेकिन हमने कभी किसी डीसी साहब को ना, मैंने पिछले कोई साल 2 साल की हेयरिंग्स में मैंने उनको हेयरिंग्स करते हुए खुद नहीं देखा। उन्होंने अपनी पावर्स डेलीगेट की होती, कभी कोई एसी सुन रहा है, कभी कोई एडीसीआर सुन रहा है। अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है और सेकेंडली वो प्रॉब्लम होती है वो जो डीसी साहब की कुर्सी और उसके दरमियान में एक बड़ी सारी टेबल और उसके बाद फिर एक टेबल और फिर अवाम की कुर्सी, ये अगर प्रॉब्लम इसके दरमियान ये गैप खत्म किया जाएगा तो लोग अपना मसला बता सकेंगे। वरना जो लोग डीसी साहब के चेंबर्स के अंदर आके मिल सकते हैं वही अगर कब्जा माफिया हुए तो फिर इसका हल नहीं होना। अब कब्जा माफिया से जान कैसे छुड़ानी है 90 दिन? देखें उसका तरीकेकार उन्होंने बहुत सिंपल रखा है। अब जो मुतासिरीन है ना उनके लिए एक रास्ता बता दें कि उन्होंने फॉलो किस रास्ते को। बिल्कुल आसान है, ये लोगों को जरूर पता होना चाहिए क्योंकि उनको अपने हक के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी, ये मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा कि सादा कागज के ऊपर आप एक दरखास्त दें, ठीक है, उसके अंदर आप अपनी भी तफसील दें, अपनी जमीन की तफसील दें, अपने मुखालिफ की जिसके ऊपर आपको लगता है कि उसने कब्जा किया हुआ है या उससे कोई बंदा उसको साथ दे रहा है, कोई बंदा उसको उसके अंदर जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, सरकारी बंदा है, गैर सरकारी जो भी है, उसकी भी डिटेल दें और वो एप्लीकेशन आप दे दें डीसी ऑफिस में। अब फिर उसमें उन्होंने एक और आसानी रखी कि अब डीसी ऑफिस तो जिलों में है, बंदा बैठा है किसी तहसील में, वहां पे नहीं, उन्होंने कहा कि आप अपने कंसर्न एसी ऑफिस जाए। ठीक है, अभी क्योंकि ऑनलाइन का इसके अंदर उन्होंने ऐड करना है वो ओवरसीज के लिए, अभी उन्होंने ऐड नहीं किया। ठीक है, अच्छा, उसमें वो कहते हैं एसी ऑफिस में एप्लीकेशन दे दें। आपने एप्लीकेशन देनी है तो फिर आपने अपना साथ सबूत लगाना है। अगर आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट है कि जिससे आप अपने आप को ओनर इन पोजेशन साबित कर सकते हैं कि मेरे पास ओनरशिप थी, मैं इसमें पोजेशन में था और फिर मेरी ये जमीन के ऊपर कब्जा हो गया, या ये मेरी जमीन है, इसके हर लिहाज से राइट्स मेरे पास हैं, लेकिन फलां बंदा जो है वो मुझे अब दे नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा। जो इस तरह के स्ट्रेट इश्यूज होंगे, ठीक है, ऐसे इश्यूज नहीं कि जिसके अंदर अब 2-2 रजिस्ट्रियों वाला भी मामला होगा या वो कॉम्प्लिकेशन है, उसको अभी ये क्लियर करना इनके लिए आसान काम नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करे। उसके फौरन बाद जो है वो डीसी साहब हियरिंग करेंगे, उनकी पूरी कमेटी हियरिंग करेगी और 90 डेज के अंदर अंदर वो दूसरी पार्टी को भी ज़्यादा सुनेंगे और उसके साथ ही वो 90 डेज के अंदर फैसला कर देंगे। और अगर आपके खिलाफ फैसला होता है या आपके हक में फैसला, अगर तो कब्जा माफिया के खिलाफ फैसला होता है, साबित हो जाता है कि उस बंदे ने कब्जा किया, सिर्फ जमीन नहीं मिलेगी, उस बंदे को 5 से 10 साल तक और मिनिमम 5 साल सजा करवाई जाएगी। और उसके साथ साथ अगर कोई बंदा उसको फैसिलिटेट करने वाला है उसको भी 1 से 3 साल सजा होगी और साथ 10 लाख तक जुर्माना होगा। ये भी उन्होंने इनको सारे इख्तियारात दिए। अच्छा, ये जो विरासती मामलात होते हैं कि बहन भाइयों ने कब्जा कर लिया, उस पे भी ये इम्प्लीमेंट होगा कानून? अच्छा देखें, विरासत का मामला वैसे तो बहुत सादा है कि ये भी इस हुकूमत ने भी किया है, इससे पहले निगरान हुकूमत ने भी वो काफी उस पर काम किया था। उन्होंने ये किया था कि विरासत के लिए आपको इतना लड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं, लोगों को क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, आप वहां पे जाके वो डेथ सर्टिफिकेट, FRCs, वो सारी चीजें अगर प्रोवाइड करें, उन चीजों को ठीक रखें तो विरासत ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। अब अगला सवाल है कि अगर विरासत मेरी शिफ्ट हो गई पर मुझे दे नहीं रहा कोई बहन भाई जी, फिर आप इसके अंदर
उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है। अभी उन्होंने इस कमेटी को लिमिटेड उसकी कोई पावर्स नहीं रखी, उन्होंने इनका इख्तियार पूरा रखा है। ठीक है। अभी जब इसको मुकम्मल एक्ट की शक्ल में लाएंगे तो हो सकता है जो कोई छोटे मोटे इबहाम होंगे जो इस महीने के अंदर सामने आएंगे उनको वो दोबारा ख़त्म करके एक्ट की सूरत में बेहतर करेंगे इसको मजीद। अभी चूंकि ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में है और किसी भी किस्म का लोगों का जो मसला है कब्जे के हवाले से वो किसी ने किया, सरकारी कोई इदारा नहीं छोड़ रहा उनकी जगह को, कोई सरकारी बंदा नहीं छोड़ रहा। अच्छा। हर किसी के खिलाफ केस होगा। सही, यानी तो ये किसी नहीं को है छोड़ा कि नहीं हाँ जाएगा। जी, किसी को नहीं सो छोड़ा अहमद, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग जो कि ज़मीन जिनके पास है, कुछ उनके लिए वो चीज़ें गाइडलाइन बता दें कि कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखें, अगर कोई कब्जा करेगा भी तो उनको कोई असर नहीं होगा। अच्छा, ये इसके ऊपर वाकई बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। अगेन मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये चीज़ भी साथ ऐड की। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जब भी आप खरीदारी कर रहे हैं कोई ज़मीन का टुकड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हाँ जी, ये ज़ाहिर है मतलब आसान नहीं है। किसी ने ज़मीन खरीदनी है और जिसका ज़िंदगी का अगर किसी का पहला घर है तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे अब चूंकि इस वक्त एक स्कैम्स का दौर है और मौजूदा हालात में हमारी रियासत भी कुछ चीज़ों में नाकाम इसलिए हो जाती है कि वो सिर्फ ये तो कह देते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, वो उनको रोक नहीं रहे जो फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए, जब भी आपने कोई चीज़ खरीदने जाना है तो चंद ज़रूरी और बुनियादी बातें वो ये कि आपने पहले देखना है कि जिस बंदे के साथ आपका ये ख़रीदारी का काम हो रहा है, जिससे आप ख़रीदार बन रहे हैं और वो बेच रहा है, क्या वो उस जगह का ओनर है, क्या उस बंदे के पास उस जगह की पोजेशन है, फिर क्या वो बंदा जिसके पास वो चीज़ है एक आम बंदा है ना अहमद, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, उसकी रसाई अब सादा लोग हैं भाई हमारे, जो सीधी सी बात है। अब वो एक बंदे के बारे में कितनी जांच पड़ताल करें, कैसे करें? इसका तरीक़ेकार ऐसा नहीं है कि उसने कोई इन्वेस्टिगेटर की तरह जगह जगह जाना है। देखें, बहुत पहले ना अंग्रेज़ ने कुछ मसाइल हमारे हल किए हुए हैं। जैसे आप अंदाज़ा नहीं, आपको हर 25 एकड़ के बाद ना एक पत्थर है जो 100-150 साल पहले का लगा हुआ है, वो आज भी खड़ा है। उसी पत्थर की वजह से आज बहुत खून खराबा रुका हुआ है, वो अंग्रेज दौर से लगा हुआ है। वो ये जो एक डिवीजन का सिस्टम है ना, ये हमें ब्रिटिश दौर से मिला हुआ है, बड़ा बेहतरीन है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है अपने वहां पे मुतलका पटवारी के पास। ठीक है। आपको वहां से जाके फर्द के लिए आप पहले उसको कहेंगे, जिस बंदे ने आपको बेचना है उसको भी एक फर्द मिल जाएगी, आप उसने जाके उसको वेरीफाई करना है। ठीक है। इतना आसान प्रोसेस है कि यहाँ आपका जो पटवारी है ना, बहुत आम लोगों को पता नहीं होता, देहाती लोगों को पता होता है कि एक लट्ठा होता है यार पटवारी के पास, वो एक ऐसा नक्शा है उस कपड़े के ऊपर, वो आप उसको खराब कर ही नहीं सकते। वो उसकी 1 सेकंड के अंदर क्लियर कर देगा कि ये जगह किसकी है, ये टोटा किसका है, यहाँ पे कौन बैठा है, ये हर चीज पड़ी है। और ये अगेन मतलब इस मामले में वो हमारे रूलर्स का शुक्रिया कि वो अच्छा सिस्टम दे गए थे हमें। उसमें आपने जाके आपने पहले पता करना है कि वो खुद ओनर है, ठीक है, उसके पास पोजीशन है, उसको ये इख्तियार है कि वो बेच सकते हैं इस जगह को आगे। देखिए बहुत सारी जगह होती है, मेरे पास 99 ईयर्स की लीज की जगह है, मैं उसको आगे बेच ही नहीं सकता। सही। तो वो लेकिन मैं उसका पोजीशन में तो हूँ, ओनर भी हूँ, दुनिया को तो नहीं पता। 50 साल से अगर मैं उसको ओनर हूँ तो किसको पता है कि वो लीज पे होगी। तो ये चीजें चेक करना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो प्रोसेस आप कर रहे हैं वो पूरा आपने, लोग थोड़ा सा गलती ये करते हैं कि अक्सर ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं। ऐसी सूरत में या तो बैंक ट्रांजैक्शंस हो या आपका डिमांड ड्राफ्ट के जरिए हो, मतलब और आपका प्रॉपर एग्रीमेंट हो, जो स्टार्ट वाला पहले आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है। यानी आपने ये कहा है कि जमीन के लेन देन के मामलात में बैंक ट्रांजैक्शन करें तो आप सेफ रह सकते हैं। किसी भी चीज में जब आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक उसकी ट्रेसेबिलिटी है ना। यहाँ हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम जब कैश की ट्रांजैक्शन कर देते हैं, लोगों का लेन देन के केसेस हैं, उसमें कोई बंदा साबित नहीं कर पाता कि मैंने इसको पैसे दिए थे, कब दिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ओवरसीज़ अगर मुतासिर हैं, क्योंकि वो लोग जो कि यहाँ पर अपने पैसे लगाते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ उनका आना कम होता है, उनकी ज़मीन पर कब्जा हो जाता है। अहमद शेर साहब, क्या करना उनको? अच्छा देखें, ओवरसीज़ के लिए पहले भी एक सहूलत रखी गई थी कि ओवरसीज़ वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इस तरह के इदारे हैं जो सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए वहाँ पे दरख्वास्त भेजते थे, उसको कंसर्न क्वार्टर में भेज दिया जाता था। अभी भी इसका तरीक़ेकार यही होगा कि वो डायरेक्टली इस कमेटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं वहाँ से, जिसके अंदर वो अपनी सारी डिटेल, अपना पासपोर्ट अपना बता सकते हैं एंट्री एग्जिट का कि हम यहाँ नहीं हैं, इस ग्राउंड पे हमारा ये सारी चीज़ों को देखें।
और अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। इनिशियली इन्होंने जो कानून हमने देखा है उसके अंदर इन्होंने वकील को अवॉइड किया है कि वकील इसमें ना आए हमारे पास डायरेक्ट पार्टीज आए। लेकिन जो बंदा ओवरसीज होगा या जो बंदा जाहिर है अनएबल होगा अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, तो उसके पास ये राइट है कानूनी तौर पर, उसके हमेशा उसके पास रहता है कि वो अपने नुमाइंदे को करेगा। और इन्होंने कोशिश ये की है कि ओवरसीज केसेस को उसको 90 डेज के स्पैन में भी सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाए, उसको बेहतर तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाए। और ये फोकस रिपोर्टेडली ज्यादा ओवरसीज के ऊपर। तो ओवरसीज के लिए मसला बड़ा है ना, आपके पास वो पूरी कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई कौन करेगा यहाँ पर? फिर किसी का होना जरूरी है। देखें, कमेटी के सामने कोई वो वाली कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जो हमारा पिछला अदालती निज़ाम या पिछले सारे निज़ाम के अंदर होती थी। यहाँ एक दरखास्त है, आपके नाम पर वो जमीन बोलनी चाहिए। अगर ये चीज वह है तो इतना काफी है। ठीक है, क्योंकि इस कमेटी के पास इतनी पावर्स हैं कि वहीं पर एडीसीआर बैठा होगा जो शहर के रिकॉर्ड का मालिक होता है, वहीं पर कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर वहां पे आ जाएंगे, पटवारी, तहसीलदार, कोई भी जितने भी रिलेटेड उससे ऑफिस हैं, कंसर्न एसी, वो सारे वहां पर बैठे होंगे और सबका रिकॉर्ड वहां पर उसी डीसी ऑफिस के अंदर होता है। सो उन्होंने ये उस कंसर्न क्वार्टर के जिम्मे लगाया काम, जिसके पास से हमें पहले रिकॉर्ड ढूंढना पड़ता था। अदालतें भी क्या करती थी कि अदालतें रिकॉर्ड मांग रही होती थी इन इदारों से। अब उन्होंने उसी इदारे के पास मामला भेज दिया कि सब कुछ वहीं पड़ा है। वो अगर कोई बंदा आप सामने बैठे उनके झूठ बोलेगा कि नहीं जी इस जगह का तो मैं मालिक हूँ या इस जगह का तो ये बनती नहीं है स्पेसिफिकेशन जो ये बता रहे हैं, तो वहीं पे निकाला जाएगा रिकॉर्ड, परतें सारी चीजें निकाल के वहीं पे देख लिया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है और उसका फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। चलें जी, चूंकि अब आप मौजूद हैं तो हम थोड़ा सा ना लोगों की रहनुमाई के लिए बात कर देते हैं। मैंने गाड़ी खरीदी, ये बहुत सारे लोग क्योंकि इससे मुतासर हुए हैं, मैंने अपनी जेब में पैसे रखे, जाके उसको पैसे दे दिए, भाई ये इतने लाखों रुपए की मैंने गाड़ी ले ली है। लाखों रुपए, आजकल तो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। हम बैंक ट्रांजैक्शन से बचते हैं कि हमारी पकड़ ना हो जाए, एफबीआर में ना पकड़ हो जाए। हमने ज़मीन खरीदी, हमने घर खरीदा, हमारे बाहर से पैसे आ रहे हैं, हम हुंडी के ज़रिए मंगवा रहे हैं। मुझे ये बता दें कितना महफूज रहते हैं आप अगर बैंक ट्रांजैक्शन होती हैं और आप बच जाते हैं बड़े बड़े फ्रॉड से। यहाँ पर हमने देखा है कि लोग ब्रीफ केस लेके पैसे आराम से जाके अगली पार्टी को दे रहे हैं और वो मुकर गए हैं। आपके चेक जो है वो अगर आप पड़े पड़े बाउंस हो गए। थोड़ी सी लोगों की इस पर भी रहनुमाई फरमा दें कि क्या करना चाहिए बेसिकली अगर कोई महंगी तरीन चीज़ें खरीद रहे हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन का रूल क्या होता है? देखें, हमारे मुल्क में ना कभी इस चीज़ के फ़ज़ाइल के ऊपर तो बात होती नहीं है कि बैंक ट्रांजैक्शन क्यों अवॉइड करनी है और क्यों नहीं करनी। हम टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमारी आवाम को जो ये खतरा बताया जाता है कि फाइलर बन जाओगे, फंस जाओगे। अब अगर आप फाइलर बनते हैं तो कितने फायदे हैं इन्हीं बैंक ट्रांजैक्शंस के, जो पहले आपको चार्जेस पड़ रहे होते हैं वो नहीं पड़ेंगे। लोगों के ज़हन में होता है कि शायद हमसे फौरन हिसाब मांग लिया जाएगा, इसलिए वो बैंक ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी से कोई चीज़ खरीदेंगे, अगर आपने, पहली चीज़ है कि अगर आपने उसको कोई रिटर्न के अंदर आपने उसको नहीं लेके आए तो फिर तो आप फारग हैं। अगला मुकर जाता है तो सालों साल आप जाके पहले ये साबित करें कि मेरी और इसकी मुलाकात भी हुई थी, मेरी और इसकी बात भी हुई थी। ये मुमकिन नहीं है साबित करना, इतना आसान काम नहीं है। सेकेंडली, अगर आपने ट्रांजैक्शन कर ली और आपने दे दी है कैश में कि मेरी वो 4 पैसे बच जाएं कि मैं बैंक ट्रांजैक्शन के खाते में ना आऊँ, फीस ना पड़े, आपने उस खाते में पैसे दे दिए और आपने अगेन आपके पास उसके पास कोई बैकिंग नहीं है। आपने चेक का जिक्र किया, लोग क्या करते हैं किसी को पैसे देते हैं और सिर्फ चेक ले लेते हैं और आज तक ये समझते रहे हैं कि हम महफूज हैं। कभी भी महफूज नहीं है। अगर आपने किसी को पैसे देके चेक भी लिया है तो उसके साथ आपके पास अगर कोई रिटर्न चीज नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसके अंदर इस चीज का जिक्र हो रहा है कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, यस, अच्छा, आपने लिखना है उस चीज को। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप उस चेक के भी कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, हम रोजाना यहाँ पे प्रैक्टिस में देखते हैं करोड़ों का फ्रॉड करते हैं लोग, 8-10 करोड़ 50 करोड़ इस तरह किसी से फ्रॉड किया, चेक इशू कर देते हैं। आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कहते हैं कि जी मेरे पास रिटर्न नहीं भी है, पुलिस वाला को बहुत मेहरबान होता है तो क्या करेगा, पर्चा दर्ज कर लेगा, 489F का पर्चा दर्ज कर लिया, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल और रिमिशंस डाल के 1.5-2 साल। वो 1.5 महीने के अंदर बंदा सिर्फ 1.5 महीने जेल के अंदर रहे, सही, तो हमारी हाईकोर्ट जमानत देती है। यानी पैसे मैं मेजॉरिटी केसेस में आपको दिखाता हूं, पैसे फिर नहीं मिले। फिर जब जमानतें हो जाती हैं, यहाँ कौन पैसों के लिए पीछे भागता है, यहाँ कौन, ये जो हमारे सिस्टम में ट्रायल का हाल है, बचना कैसे बचना इस तरह है कि अगर पहली बात तो ये कि किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, लेन देन का मामला है, खरीदारी का मामला है,
तो उसको रिटर्न में लेके आए। ठीक है। खुदारा उसको वो जो हमारी अगर कोई थोड़ी बहुत स्टैंप ड्यूटी बनती है तो उसको पे करें। करोड़ों के नुकसान से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपया खर्च वो उसको 1 लाख रुपया ये हमने अवॉइड आपकी करते हैं। रहनुमाई कर दी है, ये जरूर करें, अदरवाइज फिर परेशान रहेंगे और फिर जो पैसे चले गए वो हमेशा के लिए चले जाएंगे, वापस कभी नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच अहमद, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम आपको जिस मेहमान से मिलवाने वाले हैं, नो डाउट ना सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए तालिब इल्म जो होते हैं ऐसे नुमाया कारकर्दगी के हामिल फ़ख्र का बाइस बनते हैं। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाता है। उन स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन होते हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। आज के मेहमान का तारुफ मैं आपको कराती चलूँ जी। ACC में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में 100 में से 97 नंबरों के साथ इन्होंने टॉप किया है और इसके साथ साथ बिजनेस लॉ स्पेशलिस्ट बनकर पाकिस्तान की सतह पर ये ज़बरदस्त तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इतना ज़बरदस्त इनका एक पूरा सिनेरियो है जिस पे हम देख रहे हैं कि जी जिस तरह से ये कामयाबियां हासिल कर रहे हैं और आगे इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। तो ये वो लोग हैं मेरे ख्याल से जो कि हमेशा से एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का लेकर चलते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का सबब भी बनते हैं। साकिब क़य्यूम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह ताला का शुक्र है सबसे पहले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली भी मैंने एक वर्ल्ड टॉप किया है ACCA F6 के अंदर, माशाल्लाह। वो मैंने मिर्चा वाला से किया था। अच्छा। और सर की जो गाइडेंस थी काफ़ी बेहतरीन थी। और इसके साथ साथ मैं लॉ भी कर रहा हूँ लंदन यूनिवर्सिटी से। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सर का, सर शाहजेब और मैम विशाल का। और इसके साथ साथ ये है कि माँ बाप की काफ़ी हैं दुआएं इसके अंदर। नो डाउट जी, सबसे पहले माँ बाप का रोल होता है। तो साकिब ये मल्टीपल चीज़ें साथ साथ लेके चलना, लॉ भी ACCA भी, सो कैसे मैनेज कर लेते हैं दोनों चीज़ें? इसके लिए बेसिकली एक प्लान होता है मेरे पास, एक बेसिकली स्केड्यूल होता है, उसके हिसाब से मैं अपना सारा दिन प्लान करता हूँ और उस हिसाब से सारा कुछ हो जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बीच में कोई सोशल लाइफ भी होती है। अब ये है कि जैसे फ्रेंड्स के साथ मेरा प्लान होता है कि 1 महीने के अंदर आप मिल लें 1-2 दिन, बाकी दिन फिर ये होता है कि स्टडीज़ को टाइम देता हूँ। तो मैक्सिमम घर में पढ़ाई करते हैं, कोई एकेडमी वगैरह का भी रोल है, कौन हेल्प करता है? एकेडमी ये है कि जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि मेरे सर भी हैं और मैम भी हैं, उनके पास भी जाता हूँ, उनका नाम लिया था। और साथ में अभी मिर्चा वाला साहब भी, उनके पास भी जाता हूँ मैं। तो मिलकर ही सारा कुछ होता है। फैमिली में भी कोई हेल्प करता है? फैमिली में जी वालिद साहब काफ़ी हेल्प करते हैं, अब्बू जो वो काफ़ी करते हैं हेल्प। सही। सो मुझे बता दें, मुश्किल है दो चीज़ों को साथ लेके चलना ACCA? मुश्किल है, ACCA इटसेल्फ भी टफ है और लॉ भी टफ है, लेकिन बस दुआएं बहुत हैं और मेहनत भी बहुत है, इसलिए अभी तक कितनी सक्सेस हासिल कर ली है मैंने। बाकी फ्यूचर में भी आई होप सो कि मैं करना क्या पाकिस्तान का नाम कंटिन्यू किसको करना है, लॉ को कि ACCA को? लॉ को। आई वांट टू गो इनटू लॉ। क्यों? उसकी रीजन? उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्पोरेट लॉ है, उसका आगे जाकर स्कोप बहुत है। जैसे आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर है, साइबर क्राइम का बहुत दौर है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। और ये जिस तरह से जो इंटरनेशनल जो क्राइम इंक्रीज हो रहा है, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि लॉ में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ उसमें तो बहुत ही स्कोप है। इन द फ्यूचर जाना चाह रहे हैं आप? कॉर्पोरेट लॉ में। कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाह रहे हैं। कहाँ से आप लॉ कर रहे हैं? लॉ में कर रहा हूँ एक्सटर्नली, जो बेसिकली UK की यूनिवर्सिटी है वो करवाती है। वेलकम बैक वंस अगेन। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। सो वो स्टूडेंट जो कि कुछ करना चाहते हैं, अब जैसे कि माशाल्लाह A लेवल के बाद आपने बताया, सो वो लोग जो कि A लेवल O लेवल कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? एक ट्रैक उनको बता दे और वो मैसेज भी उनके लिए होगा। जो अभी अपनी जो एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास एक बेसिकली एक गोल हो। अगर उनके पास एक गोल है, एक पैशन है, अपना पैशन देख लें वो
कि हमें कौन सी चीज़ है कि जिस चीज़ का हमें शौक है। हाँ, फील्ड आपने अपनी चूज अपनी पहले फील्ड चूज कर लें। अब जैसे लॉ है, कोई बंदा डॉक्टर वाली साइड पे भी जाना चाहता है, इंजीनियर कोई बनना चाहता है, और आजकल आईटी का भी बहुत दौर है। बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी फील्ड पहले कर लें चूज, उस हिसाब से आप देख लें कि आपने आगे क्या करना है। साकिब, किसी ने काउंसलिंग की कि आप लॉ कर लें, आप ज़्यादा इस तरफ बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका बेस्ट पार्ट क्या है। मेरे जो वालिद साहब है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की थी। ही वॉज माई मेंटोर बेसिकली। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी और इसीलिए मैं फिर इस साइड पे आया हूँ लॉ में। और यानी आप गोल डिसाइड कर लें और डिसाइड कर लें आपको करना क्या है, तो खुद ब खुद आपके लिए इजी हो जाता है। यकीन भी हो अपने ऊपर बहुत कि मैं ये चीज़ सही बात कही है, कर सकता हूँ। बिल्कुल। सो आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, अपने ऊपर यकीन रखना है और फिर अल्लाह ताला पे भी यकीन रखना है। एंड यस, मेहनत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद रास्ता बनता चला जाता है। बाकी ये हमारे सामने मिसालें बैठी हैं जिनको मिलवाने का मकसद यही होता है कि आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर आप में पैशन है, अगर आप मेहनत करना जानते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, इसी तरह से कामयाबियां हासिल करते रहें। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।